Hi everyone, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड आज का वीडियो हम हिंदी में करने वाले हैं बिकॉज दिस इज़ अ इंफॉर्मेटिव वीडियो, ये सबके लिए बहुत ज़रूरत है। सो आज का वीडियो हम हिंदी पे करने वाले हैं एंड आज का गेस्ट है हमारा संतोष भाई। तो सबसे पहले मैं संतोष को मेरे चैनल पे स्वागत करना चाहता हूँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम है संतोष। तो सबसे पहले संतोष में आज के वीडियो हम किसके बारे में या किस बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दो। तो आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है या फिर उन माता पिताओं के लिए बनाया गया है जो काफ़ी चिंतित रहते हैं कि बच्चे ने क्या कर लिया कि हायर सेकेंडरी पास कर लिया या जैसे नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं इंटर कॉलेज पास होने के बाद यानी कि 12 पास होने के बाद बहुत लोगों के मन में काफ़ी शंकाएं रहती है कि हम कौन से प्राइवेट कॉलेज में बच्चों का एडमिशन करवाएं और क्या प्रोसेस है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है और आपको मतलब कॉलेज वाले कैसे स्कैम करते हैं, एडमिशन के जाल में कैसे फंसाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सब चीज़ों के बारे में हम आपको मतलब एक तरीके से आगाह करेंगे। तो गाइस ये था संतोष का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और ऑल्सो हम आज के वीडियो में क्या किस विषय में बात करने वाले हैं उसके बारे में भी एज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं कि देहरादून के बारे में। तो देहरादून के क्लाइमेट कैसा है, जोग्राफिक लोकेशन कैसा है, वहाँ का ड्रिंकिंग वाटर कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, तो ये सारे के बारे में भी थोड़ा ब्रीफ में संतोष भाई आप बता दो। सो दीपकार का बेसिक प्रश्न था कि मतलब देहरादून मतलब कैसी जगह है, मतलब देहरादून का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की जियोग्राफिक लोकेशन कैसी है, ड्रिंकिंग वाटर कैसी है और टेम्परेचर क्या है। तो मतलब आप किसी भी लोकेशन में चाहते हैं तो आप बेसिकली वहाँ का मतलब क्लाइमेट वगैरह आप मतलब पता करना चाहते हैं, आपको शूट करता है या नहीं करता है। बेसिकली लोगों में बहुत सारी मतलब विडम्बना रहती है ना, मतलब सॉरी विडम्बना बोल रहा हूँ, मतलब बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। तो कन्फ्यूज़न में क्या होता है कि देहरादून कैसा है, वहाँ की लोकेशन कैसे, वहाँ पीने का पानी कैसा है। जैसे आप कोस्टल एरिया में अगर आप कहीं जाए, जैसे मुंबई जाए, आप गुजरात जाए, है ना, गुजरात की जो कोस्टल एरिया वगैरह है, तो वहाँ पे आपको ये रहता है कि वो समुंदर वाला कोस्टल एरिया है, नमकीन पानी होगा। आप जैसे कानपुर वगैरह ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आप बोलते हो अरे पानी का क्वालिटी इतना घटिया। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि मतलब देहरादून का क्लाइमेट क्या है, मतलब वहाँ की जियोग्राफिक लोकेशन कैसी है, वहाँ की ड्रिंकिंग वाटर कैसी है और टेम्परेचर कैसा है। तो बेसिकली क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल है। देहरादून में आप हर टाइप के मौसम में एंजॉय कर सकते हैं, चिलचिलाती गर्मी से लेके आप वहाँ की बारिश और कड़क सर्दी, मतलब स्टिंकिंग कोल्ड, मतलब जो आपको चुभते रहती है। जैसे आप यहाँ पे जनवरी, दिसंबर और अर्ली फरवरी, मतलब ये सीज़न काफ़ी कोल्ड रहता है और उसके बाद अप्रैल, मई, जून ये सीज़न काफ़ी हाई हीटेड रहता है। मतलब यहाँ पे लू भी काफ़ी तो नहीं चलती, उतना लू का तो केस मैंने नहीं सुना है, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और टेम्परेचर अराउंड 41 डिग्री तक पहुँच जाती है। मेरे पास कई सारे स्क्रीनशॉट भी है जो मैं जब ट्रेनिंग जाता था तो ट्रेनिंग के दौरान मैंने ये सारे क्लिप वगैरह मैंने ऐड करके रखी थी। और तीसरा प्रश्न था दीपकार का कि ड्रिंकिंग वाटर कैसी है। तो मैं एक विलेज में गया था सर्वे के दौरान, जो मेरी रावे की रिपोर्ट बनाने, तो मैं ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर कुछ लिख रहा था। तो मैंने देहरादून की पीएचई साइट पे देखा और मतलब यहाँ की एक पर्टिकुलर संस्था थी, वो क्या करती है कि मतलब यहाँ की ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी की पैरामीटर चेक करती है। तो मैंने पैरामीटर देखा कि यहाँ की पानी पीने का योग्य नहीं है, मतलब जो देहरादून का वाटर है वो सूटेबल नहीं है ड्रिंकिंग के लिए। यहाँ आपको हर घर में आरओ मिल जाएगा, जो रिवर ऑस्मोसिस जो वाटर प्यूरीफायर होता है ये आपको हर घर में मिल जाएगा। और चौथी बात यहाँ की टेम्परेचर को लेकर, तो मैंने टेम्परेचर आपको पहले बता दिया, जो सर्दी है होती है वो काफ़ी मतलब माइनस में चली जाती है। जो दिसंबर का टेम्परेचर होता है वो मतलब 4 डिग्री के आसपास रहता है और कभी कभी अचानक से जब मसूरी में बर्फ़ पड़ती है तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है और समर में काफ़ी हाई रहता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं जब ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं गूगल ऑन करके मैं टेम्परेचर मतलब एक दिन का कितना हो गया वो रीडिंग स्क्रीनशॉट करके रखता हूँ। ये मैं दीपकार को अवेलेबल करवा दूँगा। और
रेनी सीजन भी काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे आसपास पहाड़ है तो यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट का काफ़ी मामला होता है। अब जियोग्राफिक लोकेशन में देखते हैं तो देहरादून बेसिकली आप नॉर्थ बंगाल की सिलीगुड़ी आप इमेजिन कर सकते हो। इफ़ यू आर फ्रॉम सिलीगुड़ी, ठीक है, अगर आप सिलीगुड़ी से है तो आप क्या कर सकते हैं, सिलीगुड़ी को एज अ देहरादून इमेजिन कर सकते हैं। बिल्कुल सेम प्लेस आपको लगेगा, बस थोड़ी सिमिलैरिटी, वहाँ पे बंगाली बोलने वाले मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको सब हिंदी बोलने वाले मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको की कोरबो ये सब बोलने वाले मिलते हैं, तो यहाँ पे हाँ जी हाँ जी ये सब करने वाले आपको मिल जाएंगे। तो ये करते हुए मैं देहरादून का इंट्रोडक्शन यहीं पे बंद करना चाहूँगा। तो गाइस आप लोग को पता चल ही गया कि देहरादून का मौसम कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का ड्रिंकिंग वाटर वगैरह कैसा है। बाय द वे आई एम आल्सो ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, तो स्टे हाइड्रेटेड गाइस। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, हम लोग अब बात करेंगे कि हम लोग देहरादून जाए कैसे। जैसे हम नॉर्थ बंगाल के हैं तो हम लोग यहाँ से देहरादून ट्रैवल कैसे करें। सो दीपकार का काफ़ी अच्छा प्रश्न था। तो ये प्रश्न काफ़ी स्पेसिफिक है। कहीं भी आप मतलब कोई एरिया अगर आप देखते हो तो आपको ट्रैवलिंग करना ही पड़ता है ना। तो आपको मतलब डिफरेंट मतलब एरिया में जाना है तो आपको ट्रैवलिंग एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो देहरादून की कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। देहरादून बेसिकली आपको मतलब जो मेरा नॉर्थ बंगाल रीजन है वहाँ से कोई भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, ना कोई ट्रेन है ना कोई फ़्लाइट सर्विस है, ठीक है। तो अगर आपको फ़्लाइट सर्विस लेनी है तो वो कनेक्टिंग होता है। आपको ट्रेन और बसेस के बारे में बताता हूँ। बेसिकली आपको ट्रेन में जर्नी करना पड़ेगा आपको 32 आवर्स, यानी कि 1 डे एंड 1.5 डे, ठीक है। तो 30 से 40 घंटे का आपका सफ़र रहेगा, जो रहेगा आपके एनजेपी से सहारनपुर तक। तो ये आपका नियरेस्ट ट्रेन ऑप्शन है। तो इस रूट की टिकट आपको वैसे बहुत ज़्यादा नहीं मिलती। तो आपको इस रूट का मतलब आपको जो ये रूट है वहाँ पे आपको उतना ट्रेन का एक्सेस नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन रहेगा न्यू दिल्ली से। तो न्यू दिल्ली से आप एनजेपी तक का आप क्या कर सकते हैं, आप सफ़र आप ट्राई कर सकते हैं। आप न्यू दिल्ली से एनजेपी तक का सफ़र कर सकते हैं। आपको तकरीबन ये मतलब सेम डिस्टेंस पड़ेगा 1600 से 1800 किलोमीटर के करीब। तो इसका जर्नी टाइम भी वही रहेगा। अगर आप राजधानी वगैरह करते हो तो राजधानी में आपको 24 घंटे का टाइम में न्यू दिल्ली से वो आपको ड्रॉप कर देगी। अगर सीधे मुद्दे पे आते हैं तो दूसरा मुद्दा है आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट कितना लगेगा। प्रेजेंटली 2022 में अभी ट्रेन के टिकट आपको मिल जाएंगे थर्ड एसी, इंडियन रेलवेज़ की थर्ड एसी, वो मिल जाएगी आपको 1600 से लेके 2200 तक में आपकी थर्ड एसी हो जाएगी। राजधानी 3000 से लेके 3200 तक में आपको मिल जाएगी राजधानी, जो आप अगर न्यू दिल्ली से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गए आप एनजेपी से मतलब सहारनपुर या न्यू दिल्ली तक कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप दिल्ली ट्रैवल करते हैं तो दिल्ली में आपको अलग अलग रेलवे स्टेशन मिलेंगे। जैसे आनंद विहार हो गया, आनंद विहार के बाद में आपका हो गया नई दिल्ली, हज़रत निज़ामुद्दीन और पुरानी दिल्ली। मतलब ये एरिया आपको कश्मीरी गेट तक आपको आना पड़ेगा। कश्मीरी गेट आके वहाँ पे बहुत बड़ा बस अड्डा है। उस बस अड्डे में आके आप देहरादून के लिए वोल्वो बस पकड़ सकते हो, जिसकी सर्विस सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक हर घंटे में एक बस मिलेगी, ठीक है। आपको पर आवर एक बस वहाँ प्रोवाइडेड रहती है वोल्वो बस में। तो आपका पूरा जर्नी कॉस्ट आएगा कम से कम 888 समथिंग। मैंने यूटीसी ऑनलाइन जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की बस है वहाँ पे मैंने चेक किया था, और हम लोग उत्तराखंड गवर्नमेंट के वोल्वो बस में चलते हैं। ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन है और काफ़ी सेफ़ है। आपको 6 आवर्स ट्रैवल करनी पड़ेगी दिल्ली से देहरादून आईएसबीटी तक, दिल्ली आईएसबीटी से देहरादून आईएसबीटी तक। और उसके बाद आपको जैसे सहारनपुर से 2 घंटे का ट्रैवल करना पड़ेगा। 100 रुपये की टिकट बनती है। सारण रेलवे स्टेशन के बगल में बस स्टैंड आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप देहरादून आईएसबीटी तक आ सकते हैं। वहाँ से आप देहरादून सिटी से जुड़ सकते हैं, ठीक है।
मतलब इसका कॉस्ट इतना ही आता। अगर फ़्लाइट की जर्नी की बात देखें तो फ़्लाइट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसकी प्राइस मतलब काफ़ी मतलब फ्लक्चुएट होती रहती है। आप किस टाइम पे फ़्लाइट की टिकट करते हैं इस चीज़ पे ये निर्भर होता है कि फ़्लाइट की मतलब कितनी आपको कॉस्ट आएगी, है ना। तो इसकी कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट आती है 4 से 4,500 तक में आपको आ जाती है। अगर उस कोई ऑफ़र मिल गया तो 3,000 से भी टिकट मिल जाती है, या फिर आपने बहुत एडवांस बुकिंग कराई है। लेकिन काफ़ी टाइम में इमरजेंसी में आपको टिकट काफ़ी महंगे मिलते हैं, 10,000, 12,000, 14,000 तक। इवन दीपकार ने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की है। तो मैं फ़्लाइट के बारे में इतना ही बोलना चाहूँगा। और फ़्लाइट आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी, आपको बागडोगरा एयरपोर्ट से न्यू दिल्ली के लिए मिल जाएगा। वहाँ से फिर न्यू दिल्ली से आपको देहरादून के लिए दूसरी फ़्लाइट करनी पड़ेगी। तो अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट करते हो तो वो कनेक्टिंग टिकट के ज़रिए आपको जोड़ेगी, ठीक है। तो इससे आप 2 एरिया में कनेक्ट हो सकते हो। लेकिन हम लोग ज़्यादा क्या करते हैं कि हम लोग जो दिल्ली से देहरादून की फ़्लाइट है उसे हम करना प्रीफर नहीं करते। काफ़ी टाइम में क्या होता है कि ले ओवर 3 घंटे का होता है, इधर उधर करके आपको 4-5 घंटे लग जाते हैं। उतना टाइम तो आप बस में ट्रैवल कर सकते हो और आप काफ़ी पैसे सेव कर सकते हो। आप 1000 में बस में अगर ट्रैवल करते हो वोल्वो में, तो आपकी अगर टिकट 5-6 हज़ार की, अगर दिल्ली से देहरादून की 5-6 हज़ार की टिकट बनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप वो सेव कर सकते हो। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिटी लाइफ इन देहरादून। सो देहरादून का सिटी लाइफ कैसे है? बहुत मज़ा आएगा गाइज, बहुत मज़े आने वाले हैं आपको। देहरादून जाओगे तो बहुत मज़ा आएगा। लाइक देहरादून में आप जाओगे आपको रिग्रेट नहीं होगा। लाइक आई नो कॉलेजेस में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आपका वहाँ पर लिविंग जो आपका लिविंग होगा ना वहाँ पर, लाइक इट्स वेरी डिफरेंट। क्योंकि हम लोग तो अभी विलेज एरिया से, टाउन से, छोटा छोटा टाउन से, सो इट्स वेरी वेरी डिफरेंट फॉर मी। लाइक मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ऐसे सिटी में जाके, बड़ी सिटी में जाके। वहाँ पर बहुत मज़ा किया हम लोग ने। लाइक नॉट ओनली अबाउट लाइक इंजॉइंग देयर, बट वहाँ का लाइक एवरीथिंग इज़ लाइक सो गुड इन देहरादून। लाइक नॉट ओनली इन देहरादून, सिटी लाइफ में बहुत डिफरेंट ही होता है। लाइक मैं सिटी लाइफ के बारे में उतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियोस वगैरह बनाया है सिटी लाइफ के बारे में। तो आप लोग मेरा वीडियोस के थ्रू भी देख सकते हो कि वहाँ का सिटी लाइफ कैसे बोल के। तो लाइक एवरी टाइम इन अ वीकेंड वी यूज्ड टू गो फॉर अ मूवी डेट, वी यूज्ड टू गो फॉर द गुड कैफ़ेज, रेस्टोरेंट्स पे जाते थे हम, बहुत मज़े करते थे। इनफैक्ट अभी मैं बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, लाइक आई मिस माई देहरादून फ्रेंड्स, जो भी है बहुत मिस कर रहा हूँ मैं तुम लोग को। एंड बहुत मज़ा आता था हम लोग को। तो सिटी लाइफ के बारे में बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। आप लोग मेरे वीडियोस के थ्रू जाए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि मेन वीडियोस के लिंक भी दूंगा, वो उसके थ्रू जाए, आपको पता चल जाएगा वहाँ पर सिटी लाइफ कैसा है बोल के। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वहाँ का लिविंग कॉस्ट, वहाँ का रेंट, हॉस्टल, या फिर आप लोग क्या बोलते हैं वहाँ के एक्सपेंसेस क्या कैसा है, इसके बारे में भी संतोष भाई हमें थोड़ा बताएगा। दीपकार का काफ़ी अच्छा प्रश्न था। तो आप कहीं भी जाते हैं तो आप मतलब वहाँ पे रहना है। जैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आपका बेसिकली क्या है कि आपको 4 साल यहाँ रहना है। तो इस हिसाब से आप क्या सोचते हो कि आपको वहाँ पे कि बेसिक क्या खर्च आने वाला है ना। तो आप यहाँ पे आके रेंट में रहोगे, हॉस्टल में रहोगे, पीजी में रहोगे, क्या खान पान का खर्च रहेगा। तो देखिए लिविंग स्टैंडर्ड डिफ़र करती है। अगर आप देखें जैसे मैं हो गया, दीपकार हो गया, हम लोग रूरल इंडिया से आते हैं, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है। तो हम लोग जैसे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो इसमें क्या रहता है कि वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड अलग रहता है, वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग रहती है। और यहाँ जो देहरादून है, मैं इसको प्रॉपरली सिटी नहीं कहूँगा, हम लोग प्रॉपर सिटी में नहीं रहते हैं, सिटी से थोड़ा बाहर रहते हैं। तो ये काफ़ी एक टाउन एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड क्या रहती है, कुछ अलग रहती है, यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग कुछ अलग रहती है। तो मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे अगर आप फूड पे खर्चा करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे जैसे क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टिफ़िन लगती है, टिफ़िन सर्विस होती है। आप वहाँ डायरेक्टली जाके फूड कंज्यूम कर सकते हो 3 टाइम का, जो आपको मंथली पेड होती है। आप मंथली पे करते हो फूड के लिए। तो फूड के लिए आप क्या करते हो, मंथली पे करते हो। तो उसका कॉस्ट अराउंड आता है 4500,
तो 4500 आपको 3 टाइम का आता है, अप्रोक्सीमेटली 1500 पर मंथ ठीक ठाक खाना आपको मिल जाता है। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे मंथली फूड आता है वो कम से कम 1100 पर टाइम का आता है। हम 2 टाइम का करवाते हैं, उसका 2200 कुछ करके आता है हमारा खाना, मतलब 2200 के करीब आता है। मैं थोड़ा आपको 4500 तक का बता रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छा रहता है खाना, इसमें बेसिक खाने रहते हैं जैसे रोटी चावल, आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, या तो आप सिर्फ चावल ले सकते हैं या फिर रोटी ले सकते हैं। और उसमें एक दाल रहेगी, एक सब्ज़ी रहेगी, कुछ पिकल्स वगैरह रहेंगे, कभी कभी रायता, हफ्ते में मतलब 1 दिन अंडा और 1 दिन चिकन। तो ये हो गया फूडिंग। और दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं, आप खुद बर्तन गैस वगैरह ख़रीद के खुद से बना सकते हैं अगर आप रेंट में रहते हो। और दूसरा प्रश्न है रेंट का, तो आप यहाँ पे रेंट पे रहोगे तो एक एवरेज पर्सन का खर्चा आता है कम से कम 3000 में आपको एक रूम मिल सकता है। अगर आप ग्रुप में रहना चाहो, आप 2 BHK 3 BHK, आपका जितना बड़ा ग्रुप है आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सिंगल रेंट में ज़्यादा खर्चा आता है ना, तो सिंगल रेंट ज़्यादातर वो मकान मालिक देना भी नहीं चाहते, उनको मकान मालिक को लॉस होता है। तो आपको पेयर बना के कोई आपको एक दोस्त ढूंढना पड़ेगा जिनके साथ आप पेयर बना के रह सकते हो। तो अगर आप 2 लोग भी रहोगे कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये रूम का खर्चा आएगा। और कहीं कहीं पे वो खुद से इलेक्ट्रिक बिल लेते हैं, कई जगह में नहीं लेते हैं, तो ये रहता है। और जैसे हॉस्टल चार्जेस हो गया, अलग अलग हॉस्टल की फैसिलिटी के हिसाब से वो चार्जेस करते हैं, कितना सीटर है, 2 सीटर है, 3 सीटर है ना, तो इस हिसाब से वो चार्ज करते। AC है, नॉन AC है। जो नॉन AC है उसका मतलब आपको एवरेज खर्चा आएगा 3 सीटर की मैं बात कर रहा हूँ, 90,000 से 1 लाख के करीब आता है। कहीं कहीं पे 80,000 तक आपको मिल जाता है। तो 2022 में 80,000 ये काफ़ी मतलब मुश्किल से बात है। और जैसे PG वगैरह हो गए, इनकी चार्जेस आएगी 92,000 से लेके 1 लाख तक आपको पूरा एनुअली मतलब ये पेड करना है। आप इनको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, सेमिस्टर वाइज पे करते हैं, मतलब 6 महीने में ये सेमिस्टर वाइज आता है। तो आप PG में 90,000 से 1 लाख तक आपको चार्जेस आएंगे। और आपका अदर एक्सपेंसेस वो आप पे डिपेंड करता है, हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। आप देहरादून आके कहीं घूमना पसंद करते हैं या फिर आप मतलब हॉलीडे में इधर उधर जाते हैं, राइडिंग वगैरह घूमने, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ये हम इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। सो गाइज ये था हमारा वहाँ का लिविंग कॉस्ट कैसा है, वहाँ का फूड वगैरह कैसा है, आपका रेंटल का प्राइस वगैरह कैसा है, सबके बारे में संतोष भाई ने बता दिया है आपको। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट है द मेन थिंग, क्योंकि हम लोग यहाँ से हम जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो द मेन थिंग इज कि वहाँ का यूनिवर्सिटी क्या कैसा है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये सब के बारे में भी हमारा संतोष भाई बताएंगे। दीपकार का काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बहुत लोग मतलब पढ़े लिखे घर से आते हैं, जो रूरल एरिया से आते हैं, उनको ये काफ़ी पता नहीं रहता। जैसे मेरे फैमिली वगैरह हो गए, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हम लोग जैसे मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ जो इतने लेवल तक पढ़ा हूँ। जैसे हमारे रूरल एरिया में क्या होता है कि लोग मतलब 5-6 तक पढ़ लेते हैं, कोई 8 तक पढ़ लेते हैं, हायर एजुकेशन इतना पॉसिबल नहीं है। फिर भी लोग एफर्ट लगा के क्या करते हैं कि शहरों में आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ की यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो मतलब यहाँ पे 3 कैटेगरी की यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। सबसे पहले आती है स्टेट यूनिवर्सिटी, जो स्टेट की यूनिवर्सिटी है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है श्री देव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। ये एक मतलब सिर्फ एक एग्जांपल है। मेरा एफिलिएशन, मेरे कॉलेज का एफिलिएशन कहाँ से है, श्री देव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से मेरा स्टेट का एफिलिएशन है। अब दूसरी बात करें, जैसे दीपकार की कॉलेज की एफिलिएशन थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जो है हेमवती नंदन बहुगुणा, ये उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, मतलब ये गढ़वाल में पड़ती है। इसको HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। पूरे उत्तराखंड में सिर्फ एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 11 स्टेट यूनिवर्सिटी और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनकी तो लड़ी है, मतलब पूरा लेवल ही भरा हुआ है। मतलब जो देहरादून सिटी है और कुछ इंक्लूडेड सिटी है, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश,
इन सब एरिया में आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी काफ़ी मिल जाएंगे। तो हम बेसिकली देहरादून में रहते हैं, तो देहरादून में क्या रहता है कि देहरादून के बारे में हम बताएंगे। जैसे मेरे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, ये एक काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है, तो ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एग्जांपल हो गया। और दूसरा है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, है ना, ये प्रेमनगर में मतलब नंदा की चौकी के बगल में केरी गाँव में स्थित है। और तीसरा हो गया जो आपका भाऊवाला में देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, ये भाऊवाला में लोकेटेड है, ये भी एक यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद आप जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देख सकते हो UPES है एक यूनिवर्सिटी है। तो ये काफ़ी यूनिवर्सिटी वगैरह है, इनकी अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग इनसे एफिलिएशन रहता है। तो ये सब यूनिवर्सिटी है, इनसे एफिलिएशन रहता है। आपको इन्हीं सब से क्या करना है कि मतलब देखना है। और बेसिकली प्रश्न रहता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी मतलब सही रहेगा हमारे बच्चों के लिए, ये काफ़ी गार्जियंस को असमंजस रहती है। देखिए, मैं इन सब चीज़ों में उतना विश्वास नहीं रखता। बेसिकली आपको क्या देखना है कि अप्रूवल किसने दिया है इन सब यूनिवर्सिटी को, ये UGC से अप्रूव है या नहीं, बस आपको ये देखना है। और बाकी इन सब का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी है, लेकिन इन पे उतना भरोसा नहीं किया जा सकता, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उतना भरोसा नहीं है। स्टेट यूनिवर्सिटी में भरोसा है, लेकिन इनकी मतलब जो डिग्री देने की टाइम है, एग्जामिनेशन टाइम है, इनका शेड्यूल काफ़ी मतलब एकदम बेकार है। मतलब ये लोग टाइम वगैरह का कोई ध्यान नहीं रखते, रिजल्ट डेढ़ साल लेट में छाप रहे, डिग्री डेढ़ साल देर दे रहे, एग्ज़ाम का डेट कभी भी अनाउंस कर दे रहे। मतलब इनकी मतलब एकदम मन मर्जी है, कभी भी मन लगेगा मुंह उठा के आ जाएंगे, एक नोटिस छाप देंगे, कल से एग्ज़ाम हो रहा है, सुबह 7 बजे आ जाओ, 8 बजे आ जाओ। एग्ज़ाम के बाद में 1.5-2 महीने गैप, 2-2.5 महीने के बाद में ये प्रैक्टिकल डेट देते हैं। तो इनका काफ़ी मतलब रैंडम सा डिसीजन होता है, जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा नहीं रहता। जो सरकारी यूनिवर्सिटी ये मतलब एक टाइप की स्टूडेंट के ऊपर नाइंसाफ़ी है, और ये मैं कई बार फेस कर चुका हूँ। बाकी मैं एक्सपीरियंस में आगे इसके बारे में बताऊंगा। सो गाइस, ये था यूनिवर्सिटी, देहरादून के यूनिवर्सिटी में, उत्तराखंड के यूनिवर्सिटी में क्या कैसा है, प्राइवेट, सेंट्रल, स्टेट, सब के बारे में संतोष भाई ने बता दिया है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, हम लोग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वी गो फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस। सो प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है, वहाँ कॉलेज कैसा है, वहाँ का कोर्स वगैरह कैसा है, एंड एडमिशन के प्रोसीड्यूर वगैरह कैसा होता है, फीस स्ट्रक्चर कैसा होता है, और मेनली एज लाइक हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ICAR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो वहाँ पर है या नहीं। दीपकार का काफ़ी वाजिब सवाल था, तो हम सीरीज़ कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज के ऊपर में, कितना खर्च आ रहा है ये सब, है ना, मतलब कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है। तो दीपकार का बेसिकली प्रश्न, हम सिर्फ प्राइवेट कॉलेज को टारगेट करके हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो में जितने भी गार्जियन हैं, तो ये वीडियो बेसिकली हमने बनाया है SUMI के स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट मतलब देहरादून आना चाहते हैं, ठीक है। तो वीडियो हिंदी में है, हम काफ़ी ब्रॉड ग्रुप ऑफ ऑडियंस टारगेट करके हम हिंदी में वीडियो बना रहे हैं, ताकि ये वीडियो मतलब वेस्ट ना जाए। आप मतलब BSc एग्रीकल्चर ही नहीं, ये मतलब बेसिक सारी चीज़ें, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज के बारे में छोड़ के अगर आप देखेंगे, जितने भी हमने देहरादून के बारे में बताया, ये चीज़ें सब में कॉमन रहेगी, क्योंकि आना तो आपको देहरादून ही है ना। तो ये चीज़ें कॉमन रहेगी, तो ये सारी चीज़ें कॉमन रहेगी। अब हम इसमें बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज के बारे में, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज का कोई भरोसा नहीं, ठीक है, लेकिन क्या रहता है कि एडमिशन की इतनी मारामारी है, सरकारी कॉलेज में इतना सीट नहीं रहता है। तो हम क्या करते हैं कि घर वाले ये नहीं चाहते कि घर में बैठ के बच्चा वेले मतलब ऐसे घूमता रहे, फिरता रहे। तो ये ड्यूरेशन क्या करना, वो उम्र एक टाइम चले जाता है, तो एज रेस्ट्रिक्शन के कारण क्या करते हैं, कॉलेज चाहे मतलब जो घर वाले रहते हैं उनको क्या रहता है कि बच्चे के ऊपर पैसे ही खर्च हो जाए, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनका टाइम बर्बाद हो। तो वो क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले लें, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो हम इसी टॉपिक के अंदर हम कुछ प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्राइवेट कॉलेज की दिक्कत क्या रहती है
कि प्राइवेट कॉलेज कहाँ से मतलब इसका एफिलिएशन है। आपको ये देखना स्टेट, सेंट्रल और कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज रहते हैं जो खुद में कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है। जैसे ग्राफिक एरा एक कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, बेसिकली यूनिवर्सिटी है। अब ऐसे बोलने के लिए हम बोलते हैं कि ये कॉलेज है, कॉलेज ही बोलते हैं, मतलब कुछ मतलब एक जनरल टर्म सा हो जाता है कि ये कॉलेज है। तो अब आते हैं ये मतलब कॉलेज के बारे में, ठीक है। तो अलग अलग कॉलेज हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर के हिसाब से अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप कौन सा कॉलेज रेकमेंड करना चाहेंगे, तो मैं सिर्फ एक ही रेकमेंड कर सकता हूँ कॉलेज, वो है ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी। इनकी फ़ीस काफ़ी हाई है और मैं क्यों ग्राफिक एरा रेकमेंड कर रहा हूँ ये आपको मैं वीडियो में आगे बताऊँगा, ठीक है। अब आते हैं कोर्स स्ट्रक्चर पे, ठीक है। कोर्स कैसा रहेगा, जो बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे होते हैं उनका कोर्स स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, वो रहता है सेमेस्टर वाइज, ठीक है। अलग अलग सेमेस्टर रहते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। तो टोटल 8 सेमेस्टर रहते हैं। 8 सेमेस्टर में आपका जो 3 ईयर तक का कोर्स रहता है वो आपके पढ़ाई लिखाई और लैब प्रैक्टिकल में चले जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपकी पढ़ाई लिखाई और लैब प्रैक्टिकल, आपको थ्योरी एग्ज़ाम भी देना है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी देना है। तो ये 3 साल तक चलेगा, ठीक है। तो आईसीआर के मतलब जो स्ट्रक्चर है, कई कॉलेज में, जैसे मेरा कॉलेज का एग्जांपल ले लीजिए जो एचडीएस से एफिलेटेड था, तो उसमें क्या है कि हमें 7th सेम तक पढ़ाई करनी पड़ती है। जो ओल्ड सिलेबस है 7th सेम तक पढ़ाई करनी है। एचएनबी सेम एज दीपकार के कॉलेज में भी 7th सेम तक पढ़ाई करनी है और फाइनल सेमेस्टर सीधा एक ही नाम दिया हुआ है, रावे करके, ठीक है। रावे करके नाम दिया हुआ, उसमें आपको कोई 4 टॉपिक लेना है, उसमें आपको थीसिस बनानी है और प्रेजेंटेशन देना है और इससे आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अभी जो नई मतलब जो 2022 का जो नया ईयर है उससे मतलब सिलेबस चेंज हो गया। सिलेबस चेंज होने के बाद इनने क्या कर दिया कि स्ट्रक्चर को चेंज करके इनमें क्या कर दिया कि आप जो 7वां और 8वां सेमेस्टर है वो आप ट्रेनिंग में बिताएंगे। एक इंडस्ट्रियल करेंगे, एक रावे करेंगे। इनका अलग अलग है। जैसे इंडस्ट्रियल में आप 6 महीने इंडस्ट्रियल करेंगे, 6 महीने रावे करेंगे। तो इनका अलग अलग है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पहले से ही ये सिस्टम है, कुछ में नहीं है। मैं इसको मतलब एज ए स्पेसिफिक नहीं बता सकता। सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अपने अपने मतलब उनका सिलेबस छापने का खुद का अधिकार रहता है, तो वो उनके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि उनका कोर्स कैसा रहता है। बाकी सबका 4 ईयर का ये फुल फ्लेजेड कोर्स है। इसमें आपको मतलब अभी के नए के हिसाब से आपको पूरा 1 ईयर ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जिसमें आपको मतलब 10 वीक की ट्रेनिंग होती है। हर सेम में 10 से 15 वीक की ट्रेनिंग होती है। आपको उसके ऊपर थीसिस वगैरह बनानी होती है, उसकी प्रेजेंटेशन करके आपको ये 2 सेम क्लियर करके आपका पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं एडमिशन प्रोसीजर के ऊपर। तो एडमिशन ये प्रोसीजर होता है, ये काफ़ी मतलब सेंसिटिव इशू है। यहाँ पे आके बहुत लोगों का पैसा फंस जाता है और यहाँ पे सबसे बड़ा होता है स्कैम, ठीक है। तो आज का मेन टॉपिक इसी एडमिशन प्रोसीजर के मतलब आसपास लटका हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ टिप्स बताऊंगा गार्जियन को। ये टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप काफ़ी स्कैम होने से बच जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि बेसिकली आप 12th ख़त्म करने के बाद क्या करते हैं कि आप किसी भी कॉलेज के वेबसाइट में चले जाते हैं और वहाँ जाके आप YouTube की वीडियो वगैरह देखते हैं और ऐसा लगता है कि वाह अच्छा कॉलेज है, बिल्डिंग वगैरह देख लेते हैं। मगर बिल्डिंग बड़ा हो, कैंपस बड़ा हो, इससे पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, इंटरनेट की रिव्यू से कुछ काम नहीं होने वाला। ये चीज़ एक बहुत बड़ी डिलेमा है, मतलब एक बहुत बड़ी मतलब विडम्बना टाइप की है कि आप आके मतलब ऐसे वीडियो देखते हो, इंटरनेट के सस्ते रिव्यू देखते हैं। इस सस्ते रिव्यू के चक्कर में आपका करियर बर्बाद हो जाता है। ये बेसिकली ये आप ना करें। जो भी गार्जियन वगैरह है वो आप सिटी में आए, सिटी के बारे में जानें, थोड़ा कॉलेज के बारे में जानें और आके आप क्या करें, खुद से एडमिशन करें। एडमिशन के चक्कर में किसी के हाथ में पैसे ना दें। बेसिकली क्या होता है कि एक आपको मैं उदाहरण देता हूँ।
बेसिकली क्या करते हैं, कुछ कॉलेज मतलब इतना घटिया कॉलेज सिस्टम रहता है कि आप मतलब मैं आपको बताता हूँ कि कॉलेज का इतना हाल ख़राब है कि छोटे छोटे कॉलेज होते हैं, 2-4 मतलब ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट बना के कॉलेज बनाते हैं। उनके पास ना टीचर होता है ना उनके पास अच्छा स्टाफ होता है, बस कुछ ग्रेजुएट को लेके वो टीचिंग शुरू कर देते हैं, कुछ मास्टर्स के टीचर इकट्ठा करते हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो इकट्ठा करके कॉलेज में बस ऐसे एडमिशन काउंसलर के थ्रू बच्चे को फंसा के ले आते हैं। कॉलेज में आता है, बच्चों का मन नहीं लगता, बस 1-2 क्लास करते हैं, कहीं पे स्टूडेंट नहीं होते, 2-3 बच्चे फंसे हुए रहते हैं। तो ऐसे क्या होता है, एडमिशन प्रोसीजर में बच्चे अटक जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि वेबसाइट में जाके आपको वहाँ पे क्या कर नाम डालना पड़ता है, ईमेल डालना पड़ता है और वहाँ पे नंबर डालना पड़ता है। नीचे सबमिट में लिखा हुआ रहता है कि मतलब हमारे वेबसाइट में अगर आप अपना नाम वगैरह ये एडमिशन काउंसलिंग के लिए आप क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो हमारे पास अधिकार रहता है कि हम आपको कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सबमिट में आप एग्री में क्लिक करते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, उनका काउंसलर आता है, बड़ी एकदम मीठी सी बातें करते हैं वो काउंसलर, एकदम बिल्कुल प्यार में आपको कोर्स के बारे में बताते हैं, कॉलेज के बारे में बताते हैं, एकदम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन एक्चुअली वो सब फेक रहता है और यहाँ पे वो गार्जियन को टारगेट करते हैं, बच्चों को टारगेट करते हैं और ट्रैप करते हैं। तो उनका बेसिक टारगेट ये रहता है कि बच्चे को फंसा ले और हमारे कॉलेज में एडमिशन कर ले। तो आप कभी भी काउंसलर की बातों पे विश्वास ना करें, ये काउंसलर बिल्कुल झूठे रहते हैं, ये आप लिख के रख लीजिए। अगर आपके पास एक नोटबुक है तो बहुत सारे काउंसलर होते हैं, मैं उन रिनाउंड यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे कॉलेज है जो बच्चों को टारगेट करते हैं, उनके काउंसलर आके एडमिशन करा लेते हैं, मतलब पर बच्चे के हिसाब से वो कमीशन चार्ज खा के निकल जाते हैं और बच्चा कॉलेज में स्टक रहता है जहाँ पे कोई भी मतलब ट्रेंड फैकल्टी नहीं रहती है। अभी हाल फिलहाल में मास्टर्स कंप्लीट करके आ जाते हैं, उन जिनको ढंग से पढ़ाना भी नहीं आता। तो ये सब चीज़ें होती है, तो यहाँ पे आप बच सकते हैं। आप कोई भी कॉलेज में जाकर डायरेक्ट एडमिशन ना लें, पहले कॉलेज के बारे में पूरी इंक्वायरी करें, कॉलेज के बारे में स्टूडेंट ने उसे जानकारी इकट्ठा करे, कॉलेज कैसा है, कॉलेज में जाके खुद से देखे, स्ट्रक्चर देखे, वहाँ की टीचरों के बारे में क्वालिफ़िकेशन वगैरह पता करें, पिछले साल के स्पेक्स देखें। तो इससे आप काफ़ी बच सकते हैं। और एक प्रोसीजर होता है जो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली क्या होता है, जब आप कॉलेज के वेबसाइट में जाके वो नंबर पे आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली आपका नंबर वहाँ पे काउंसलर के पास चले जाता है और काउंसलर वो आके आपको क्या करता है कि आपको फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद में वो आपको बोलता है कि मेरी बात आपसे हो रही है, जी जी, तो आप बोलने लग जाते हैं हाँ मैं आपकी बात मुझसे हो रही। तो वो आपको पूछेगा कि आपने सर एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, तो आप बोलने लग जाओगे कि हाँ 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 मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो वो आपको ऐसे डराने लग जाते हैं, वो एकदम मौके का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं कि वो बोलते हैं कि सर हमारे कॉलेज में सिर्फ 1 या 2 सीट बची हुई है, आपको अगर ये सीट चाहिए तो आप क्या करें कि आप जल्दी से क्या कर दीजिए, हमारी कॉलेज की मतलब ये कर दे, सिक्योरिटी के नाम पे वो क्या बोलते हैं कि आप क्या कर ले, सिक्योरिटी के नाम में आप सिर्फ 5-10 हज़ार रुपये जमा कर दीजिए, 10 हज़ार रुपये जमा कर दीजिए, हम ये सीट बुक कर देंगे। क्योंकि एडमिशन का टाइम है, आपको क्या नहीं मिलेगा, मतलब आपको कोई एडमिशन के इसमें कोई चांसेस नहीं मिलेंगे। तो इस चक्कर से क्या होता है कि आप फंस जाते हैं। तो यहाँ पे आप फंस जाते हैं, इसी चक्कर में आप वहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो आपको बोलता है कि हम आपको कॉलेज का मतलब ये कॉलेज का नंबर दे देंगे, अकाउंट नंबर, आप इस पर पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप जैसे ही पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही पैसा ट्रांसफ़र हो गया तो पैसे ट्रांसफ़र होने के बाद में वो आपको स्लिप भेज देते थे, आप उसी कॉलेज में स्टक हो जाते। तो ये चीज़ें आप ना करें। जितने भी गार्जियन मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। और कोई काउंसलर आपको बोल रहा है कि आप अभी पैसा जमा करा दीजिए, हम आपके बच्चे का मतलब सीट बुक कर रहे हैं, सीट बुकिंग कोई चिंता नहीं है। कोई भी प्राइवेट कॉलेज में सीट पूरी तरीके से खाली रहती है, ये बात मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ। आपकी एडमिशन लास्ट मोमेंट में भी हो सकती है, आप कोई चिंता ना करें। आप यहाँ पे आए, कॉलेज घूमें, कॉलेज के बारे में देखें, है ना। आपका बच्चा यहाँ पे आएगा, छोटे छोटे कॉलेज में अटका हुआ रहेगा, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा।
ये हम काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस है। यहाँ फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि बेसिकली सबसे बड़ा जो प्रश्न रहता है वो फाइनेंशियल रहता है, क्योंकि आप कोई कॉलेज में जा रहे हो तो बेसिकली पेरेंट्स क्या करते हैं, अपना बजट चेक करते हैं, ठीक है। तो बजट प्राइवेट कॉलेज का, जैसे सरकारी में तो काफ़ी सस्ते में निपट जाता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज काफ़ी महंगा रहता है, ठीक है। तो मैंने एक लिस्ट तैयार की थी, मैं आपको लिस्ट देख के बताता हूँ कि मतलब जैसे आपका हो गया, जैसे अलग अलग कॉलेज के क्या रहते हैं, अलग अलग रेट रहते हैं, वो सेमेस्टर वाइज चार्ज करते हैं और एडमिशन का खर्चा इनका अलग रहता है, एग्ज़ाम भी अलग रहते हैं, कई में वो लाइब्रेरी चार्ज करते हैं, अगर आप मतलब बस में ट्रैवल करते हैं इनका अलग चार्ज रहता है। तो मैं आपको बेसिक फ़ी स्ट्रक्चर बता दूंगा, मतलब मैंने इन कॉलेजों के वेबसाइट वगैरह में चेक करी थी। अब जैसे छोटे छोटे कॉलेज भी होती है, जैसे बेसिकली बीएससी एग्रीकल्चर आप कोई भी छोटे छोटे कॉलेज से करें तो स्टार्टिंग रहता है आपका 30,000 रुपये पर सेमिस्टर। मतलब आपको पूरे साल भर में, मतलब पूरे साल का, मतलब अगर 30,000 पर सेम आता है तो 60,000 पर ईयर आता है। 60,000 पर ईयर करके आपका क्या आता है, कॉलेज का खर्चा आता है। तो मैंने अलग अलग कॉलेज के वेबसाइट वगैरह में चेक की थी, जैसे मैंने ग्राफिक एरा का चेक किया था, ये काफ़ी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है। तो इनकी है 4.88 लाख, यानी कि 4,88,000 रुपये, अराउंड 5 लाख रुपीज़ के अराउंड में। तो आपको पूरे टोटल कोर्स का खर्चा आएगा इसमें, मतलब 5 लाख का, मतलब पर सेमेस्टर के हिसाब से देखेंगे तो आपका आएगा 60,000 पर सेमेस्टर, पर सेम के हिसाब से देखेंगे तो 60,000 पर सेमेस्टर, और ईयरली पड़ेगा आपको 1,20,000 के करीब। मतलब ये एक लमसम अमाउंट है, आप मतलब प्रॉपर मैथमेटिक्स कैलकुलेट मत कीजिए, मतलब ये एक लमसम अमाउंट है। अगर आप दून पीजी की देखें तो वहाँ की पर सेम है यहाँ मेरे लिस्ट के हिसाब से है 30,000, ठीक है। अगर आप उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देखें तो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की 85,000 पर ईयर है, उनकी वेबसाइट में पर ईयर के हिसाब से मतलब पर ईयर के हिसाब से वहाँ पे फ़ी डाली हुई थी, तो उनकी है 85,000 पर सेमेस्टर। और जैसे देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, उनकी पर सेमेस्टर के हिसाब से, पर सेम के हिसाब से उनकी है 35,000 पर सेमेस्टर, यानी कि 70,000 पर ईयर उनकी क्या है, एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर की कोर्स फी है। तो ये कोर्स फी है, और इनके अलावा आपको जैसे यूनिफॉर्म की चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। जो यूनिफॉर्म है उनकी चार्जेस कम से कम आपको आएगी 9,000 के करीब, 9,000 के करीब। और बस की चार्जेस आती है, अलग अलग रहती है, मतलब बस किस टाइप की है उस पर डिपेंड करता है, किस रूट से आ रहा है बच्चा। मतलब 10 से 12,000 रुपये आपको लग जाएंगे, मतलब 12 से 15 या 18,000 तक आप ले लीजिए, एनुअल चार्ज लेते हैं वो बस का। और एग्ज़ाम भी कम से कम मतलब कई कॉलेज में बहुत हाई है एग्ज़ाम फी। जैसे मैं डीवी देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी अभी हाल फिलहाल में बनी है, मैं वहाँ पे गया था, उनकी एग्ज़ाम फ़ी काफ़ी हाई, उनकी एग्ज़ाम फ़ी है पर ईयर की 9,000 रुपये, यानी कि मतलब 4500 पर सेमेस्टर की। मतलब एक सेम का जो एग्ज़ाम है उनका पर सेम का एग्ज़ाम की मतलब जो फ़ी आ रही थी वो है 4500 रुपये। तो ये कुछ है। जैसे अगर हम जैसे प्राइवेट कॉलेज कर रहे हैं और हमारा एफिलिएशन स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है, तो हमारा कुछ 2700 के करीब, 2700 से लेके 3,000 के करीब पर सेमेस्टर हमारी एग्ज़ाम फ़ी आती है। तो ये रहती है उनका फ़ी स्ट्रक्चर। और बाकी इसके अलावा भी कोई कॉलेज लाइब्रेरी चार्ज वगैरह करते हैं ईयर के। और उसके बाद हाँ बस ये, और जैसे कुछ वन टाइम फ़ी देना पड़ता है, जैसे आपको एडमिशन का फ़ी देना पड़ता है, कहीं पे 5,000, 6,000, 10,000। कई कॉलेज बहुत कम चार्ज करती है, वो उनके फ़ी उनकी ज़्यादा रहती है और वो एडमिशन चार्ज उतना ज़्यादा नहीं लेते, वो वन टाइम लेते हैं। और कोई कॉलेज रिफ़ंड मतलब सिक्योरिटी फ़ी वगैरह काटती है, वो फ़ी आपको रिफ़ंडेबल होता है। हाँ बस यही है मतलब फ़ी स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न था दीपकार का, कि दीपकार ये पूछना चाह रहे हैं कि ICAR एफिलिएशन का क्या चक्कर है। ठीक है, तो ICAR एफिलिएशन ये अभी के टाइम में
मतलब जो ICAR बॉडी है जो एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हैं तो ये अभी मैंडेटरी हो गया हाल फिलहाल में। पहले ऐसे मैंडेटरी नहीं था हमारे टाइम में। जो ICAR है वो क्या करती है कि वो देखती है कि कॉलेज ICAR एफिलेटेड है या नहीं, तो वो मानती है कि ये कॉलेज अगर ICAR एफिलेटेड है तो MSc में बस हम उन्हीं बच्चे को एडमिशन देंगे जो ICAR एफिलेटेड है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा इशू होता है, ठीक है। तो इस इशू को देख के वो क्या करते हैं कि ICAR एफिलिएशन के हिसाब से वो क्या करते हैं कि बच्चा फर्दर सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकता है या नहीं। अब कुछ का क्या होता है कि वो बड़े बड़े जैसे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इनमें ट्राई करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो देखते हैं कि कोई बच्चा ICAR एफिलिएशन से आता है या नहीं। तो पूरे उत्तराखंड में सिर्फ एक ही कॉलेज है जो ICAR एफिलेटेड है, वो है वो है ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी। बस एक ही कॉलेज है, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं ICAR के हिसाब से कोई कॉलेज क्यों रेकमेंड नहीं करता। कोई कॉलेज इसलिए नहीं रेकमेंड कर सकते, उनका ICAR एफिलिएशन नहीं है। बच्चा फंस जाएगा बाद में कि वो प्राइवेट कॉलेज से कैसे अपना कोर्स करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से बच्चा फंस जाता है, वो क्या नहीं कर सकता, यहाँ पे कोर्स नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से उसकी पढ़ाई आगे रुक जाती है या फिर उसको फर्दर पैसे खर्च करके कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से फिर एडमिशन लेके उसको 2 साल का मास्टर्स करना पड़ेगा। तो ये ICAR का बहुत बड़ा लफड़ा है। तो इस हिसाब से मैं ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी रेकमेंड करता हूँ। अगर कोई सरकारी है, सरकारी में भी जैसे SDS का भी ICAR से कोई एफिलिएशन नहीं है और HNB गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी कोई एफिलिएशन नहीं है। और दूसरा है तो वो GB पंत यूनिवर्सिटी या फिर वरसार की जो हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की यूनिवर्सिटी है उसका शायद ICAR से एफिलिएशन हो सकता है। मैं इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन पंतनगर का मैं कंफर्मेशन दे सकता हूँ, वरसार का कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। और एग्रीकल्चर से देखें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और बाकी दूसरा प्रश्न था कि एग्जामिनेशन प्राइवेट कॉलेज काफ़ी अच्छी तरीके से कराती है। अगर प्राइवेट कॉलेज है लेकिन एफिलिएशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी से है तो काफ़ी बेकार है इनका सिस्टम एकदम बेकार है। ये टाइम में एग्ज़ाम नहीं कराते, ना ही टाइम में रिजल्ट देते हैं, ना ही टाइम में डिग्री देते हैं। एग्ज़ाम टाइम भी अगर 6 महीने का ड्यूरेशन है तो 8-9 महीने ऐसे ही निकाल देते हैं, वो टाइम में एग्ज़ाम नहीं कराते। इधर सिलेबस में मतलब अगले सेमेस्टर में आप पढ़ाई भी करोगे, बीच में वो अचानक से एग्ज़ाम करा देते हैं। प्रैक्टिकल भी वो टाइम से नहीं कराते, ना ही वो रिज़ल्ट टाइम में देते हैं। अगर रिज़ल्ट की बात करें तो कोई भी मतलब जो भी प्राइवेट कॉलेज है उनकी अगर एफिलिएशन मतलब HNB गढ़वाल या SDS है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और ये मतलब टाइम में ना ही एग्ज़ाम कराते हैं, ना ही कभी एग्ज़ाम टाइम से कंप्लीट कराते और ना ही कभी टाइम से ये लोग रिज़ल्ट छाप के आपके हाथ में देते हैं। इनका काफ़ी ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है। कई बार हो जाता है कि बाय मिस्टेकली ये टाइम में एग्ज़ाम करा देते, लेकिन रिज़ल्ट का तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल ख़राब है और डिग्री तो ये बिल्कुल टाइम में नहीं देते। मैं ये बात आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ। अब फ़ाइन का प्रोसीजर क्या है, तो बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है, देखिए ये एकदम मतलब कानूनी हिसाब से बिल्कुल इलीगल है। इसके लिए स्टूडेंट को खुद से मतलब कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। अगर देखिए आप टाइम में फ़ी जमा नहीं करते तो कॉलेज क्या करती है कि हर बच्चे से पर डे के हिसाब से 100 रुपये चार्ज लेती है। जैसे 2 सेशन होते हैं फ़ी जमा करने का, एक फरवरी में आता है जो मतलब ऑड और इवन सेमेस्टर बोलते हैं, तो इनके हिसाब से ऑड इवन सेमेस्टर के हिसाब से एक का सेशन होता है फरवरी में और दूसरे का सेशन होता है अक्टूबर में। तो एक पर्टिकुलर डेट देते हैं, उसके अंदर क्या करना है, आपको सेमेस्टर का फ़ी एडवांस जमा करना पड़ता है। जैसे अक्टूबर का सेशन आ रहा है, ठीक है, तो अक्टूबर मतलब जो आपका जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो सेमेस्टर का कोर्स है तो उसका फ़ी आपको क्या करना पड़ेगा, 1 अक्टूबर के निर्धारित डेट के आगे आपको क्या करना पड़ेगा, वो पूरा सेम का फ़ी आपको देना पड़ेगा। और जो फरवरी का टाइम का आता है, जो फरवरी के डेट के टाइम के वाला एग्ज़ाम आता है,
मतलब जो वो आती है वो क्या करते हैं कि उस टाइम में क्या करते हैं, वो उस टाइम में चार्ज करते हैं। अगर उससे ज़्यादा टाइम हो गया तो वो क्या करते हैं, फ़ाइन चार्ज करते हैं। अब फ़ाइन चार्ज कब करते हैं, देखिए ये एक बहुत ही ज़्यादा मेंटल हैरासमेंट है। बच्चों को काफ़ी परेशान किया जाता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरे दोस्तों ने, क्योंकि हम जो कोविड का टाइम था हम खुद से मतलब फ़ी टाइम में जमा नहीं कर पा रहे थे, हमारी काफ़ी दयनीय स्थिति थी। और कॉलेज ने ये बातें हमसे मतलब बच्चों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, दरकिनार कर दिया, हम ये सब नखरे नहीं सुनेंगे। अब जैसे एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप का टाइम होता है, वो क्या करते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप के टाइम में वो आपका फॉर्म रोक देते हैं और उस टाइम में आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बनाते हैं कि आप सारा फ़ी अभी जमा करा लें। तो उस टाइम में वो मेंटल प्रेशर बना के आपसे फ़ी भी वसूल लेते हैं, फ़ाइन भी पूरी तरीके से वसूल लेते हैं। और उसके बाद में वो क्या करते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म वेरीफाई करके आपको वेरीफाइड फॉर्म पे साइन करके वो आगे भेज देते हैं, उसके बाद आपको एडमिट मिलेगी। तो इस टाइम में क्या करते हैं, फ़ाइन का वो आपके ऊपर काफ़ी मेंटल टॉर्चर करते हैं। तो ये मेंटल टॉर्चर काफ़ी बच्चों के ऊपर काफ़ी हावी रहता है और पर डे 100 रुपये के हिसाब से वो आपके ऊपर चार्ज बनाते हैं। तो इसके ऊपर आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, कानूनी रूप से आप पूरे सेमेस्टर के अंदर कभी भी आप पैसे दे सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की अपनी मनमानी के चक्कर में वो बच्चों के ऊपर दबदबा डाल के एग्ज़ाम का प्रेशर बना के वो क्या कर लेते हैं, बच्चों के ऊपर से पैसे शोषण करने लग जाते हैं। तो आप अगर इस चीज़ों से बचना चाहें तो कंज्यूमर कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं और डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस या फिर चीटिंग या फ्रॉड के ऊपर आप एलिगेशन लगा के आप कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं। तो ये था फ़ाइन का मामला। अब मैंने रिज़ल्ट और डिग्री के बारे में आपको बता दिया कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो अपने टाइम से निकाल लेती है, क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ अपना ही कॉलेज रहता है, उनके ऊपर कोई एफिलिएशन नहीं रहता है, तो वो टाइम टू टाइम अपना कोर्स वगैरह ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो एसडीएस और एचएनबी है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल ख़राब है डिग्री और रिज़ल्ट के मामले में। 1.5 साल 2 साल तक की इनकी मतलब डिले है। तो गाइस आप लोग को पता चल गया है कि प्राइवेट कॉलेजेस में क्या कैसा होता है बोल के संतोष भाई ने पूरा बता दिया आप लोग को। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, हम लोग अब एक्सपीरियंस शेयरिंग करने वाले हैं कि वो खुद का करेगा और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि हमारे दोनों का कॉलेज डिफरेंट था। तो उसका कॉलेज का एक्सपीरियंस वो शेयर करेगा एंड मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल संतोष भाई तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो। गाइस दीपकार का दूसरा मतलब ये प्रश्न था कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कॉलेज में। तो मेरा एक्सपीरियंस, जैसे मैं एसटीएस यूनिवर्सिटी से हूँ, आप दीपकार का भी एक्सपीरियंस सुन सकते हो, वो मेरे बाद में उनका एक्सपीरियंस बताएंगे कि उनका कॉलेज में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मैं कुछ कॉलेज के मतलब जो मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ, बहुत सारे मतलब क्या क्या दिक्कतें आई मुझे प्राइवेट कॉलेज पढ़ने में, क्या क्या दिक्कतें वगैरह मतलब मैंने फ़ेस किया, तो मैं इन सब बारों में आपको बताऊंगा। ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस है। पूरा वीडियो हमारे मतलब एक्सपीरियंस, मतलब हमने जो देखा, जो हमने यहाँ पे एनालाइज़ किया, ये सारे वीडियो हमारे मतलब एक्सपीरियंस और हमने जो चीज़ें यहाँ पे एक्सपीरियंस की, जो चीज़ें हमने एनालाइज़ किया, जो चीज़ें हमने आंखों से देखी और कॉलेज के वेबसाइट वगैरह से हमने क्या किया कि हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस में ये वीडियो बनाई है। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस देहरादून के बारे में काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि मेरी कॉलेज उतनी अच्छी नहीं है। हमारे कॉलेज में भी सेम प्रॉब्लम है कि हमारे कॉलेज में उतने एक्सपीरियंस टीचर नहीं है, लैब फैसिलिटी वगैरह अच्छी नहीं है, काफ़ी छोटा सा कॉलेज है, एकदम जंगल लोकेशन में है, और हमारा डिपार्टमेंट वगैरह उतनी अच्छी नहीं है, और हमारा ये एग्ज़ाम प्रोसीजर एकदम लेंदी है, मतलब कोई टाइम में एग्ज़ाम नहीं कराता। तो अभी के एक लाइव एग्जांपल, जैसे दीपकार का हो गया 1.5 महीने पहले उनका कोर्स पूरा कॉलेज ख़त्म हो गया, लेकिन मैं अभी तक देहरादून में फंसा हुआ हूँ। मैंने अभी तक प्रेजेंटेशन नहीं दिया और मेरा 4th ईयर कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन जितने भी बाकी कॉलेज है उन्हें रिज़ल्ट इशू कर दिया। दीपकार का शायद रिज़ल्ट इशू नहीं हुआ है, मगर उनका 4th ईयर ख़त्म हो गया, लेकिन मेरा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, मैं फंसा हुआ। मैं लाइव एग्जांपल हूँ, मैं देहरादून में अभी यहाँ पे अटका पड़ा हूँ। तो ये एक लाइव एग्जांपल है कि हम कैसे यहाँ पे अटके हुए हैं। और ये श्रीदेव
सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ने अभी तक मुझे एक भी नोटिस इशू नहीं किया कि आप इतने तारीख को आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। ना ही कॉलेज ने अभी तक मुझे एक भी नोटिस दिया है कि आप प्रेजेंटेशन अभी कर सकते हो, आप इतने तारीख में आपकी प्रेजेंटेशन डेट है। मुझे अभी तक कोई भी नोटिस कॉलेज से नहीं मिली। मैं बार बार वहाँ जाके पूछता हूँ, अभी तक कोई डेट नहीं आई, अभी तक कोई डेट नहीं आई। एग्ज़ाम सेल से भी यही खबर आती है, तो हम इससे काफ़ी परेशान हैं। और ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल घटिया रहा कॉलेज में। एवरेज टीचर वगैरह थे, लाइब्रेरी की कंडीशन अच्छी नहीं थी और मेरा कॉलेज काफ़ी सस्ता था। यहाँ पे कोई मतलब हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर कोई फोकस नहीं था, ना ही ढंग के स्टाफ थे। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस एकदम बेकार था। इन्हें मतलब जैसे कोविड के टाइम में मुझे फ़ाइन से लेके काफ़ी हैरेसमेंट किया, मेरे ऊपर भी काफ़ी फ़ाइन वगैरह पड़ी थी। मेरे ऊपर ओवर 7,000 का फ़ाइन था, एक सेमेस्टर में 5,000 का फ़ाइन था, जो हम कोविड के कारण से फ़ी नहीं दे पा रहे थे। अलग अलग फ़ाइन थे, उनने टाइम के हिसाब से वसूल लिया, तो ये फ़ाइन का हो गया। और ओवरऑल कॉलेज का मतलब मेरा एक्सपीरियंस भी उतना अच्छा नहीं है। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस कॉलेज के बारे में, और बाकी जो दीपकार है वो अपना एक्सपीरियंस अभी हमें बताएंगे। ओके गाइस, तो ये था संतोष भाई का एक्सपीरियंस उसका कॉलेज पे। तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो लाइक फॉर मी एल्पाइन जो भी कॉलेज में मैंने अपना बैचलर किया है वो कॉलेज लाइक एवरेज कॉलेज है। वो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो बेकार का कॉलेज है या फिर वो वाओ टाइप का कॉलेज है, ऐसा भी नहीं बोलूँगा, बट इट वाज एवरेज कॉलेज फॉर मी एटलीस्ट। क्योंकि जैसे होता है लाइक पढ़ाई के विषय में भी इट वाज गुड, लाइक टीचर्स वगैरह रेगुलरली होते थे। ऐसा नहीं है कि हमारा क्लास अभी एक क्लास हो गया फिर दूसरा क्लास के लिए हमें 2-3 या पीरियड्स वेट करने पड़ते थे, ऐसे कुछ नहीं होता था। लाइक रेगुलरली क्लासेस होते थे, मॉर्निंग आफ्टरनून। लाइक फर्स्ट ईयर में तो इट वाज लाइक वेरी स्ट्रिक्ट कि हम लोग को लंच ब्रेक के लिए बाहर भी जाने के लिए नहीं मिलता था। लाइक लंच अगर लंच करना है तो कि सुबह हमको लेके आना पड़ेगा, नहीं तो फिर कॉलेज की कैंटीन में ही खाना पड़ेगा। और एक साथ पूरा क्लास सुबह 9:40 से लेके शाम को 3:30 या फिर कभी कभी प्रैक्टिकल्स वगैरह होते थे, तो उस टाइम हमें लास्ट 5:36 तक भी रहना पड़ता था। तो वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते थे, और बीच में लॉकडाउन भी हो गया। तो लॉकडाउन में तो उतना नहीं हुआ क्योंकि हमारा पूरा क्लासेस वगैरह ऑनलाइन हुआ था। लाइक पूरा भी नहीं, लाइक फ्यू क्लासेस हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था। लाइक मैं तो रेयरली बैठता था ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग एंड लाइक पढ़ाई के विषय में वो ठीक है, लाइक स्टडीज़ के बेसिस में वो ठीक है। बट द मेन प्रॉब्लम इज़ कि अगर हम लोग एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट हम लोग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर ICAR अफिलिएशन नहीं है, जो कि हमारा संतोष भाई ने पहले ही बता दिया है। तो उस बेसिस पे वहाँ पर वो प्रॉब्लम है कि हमारे अगर हम फ्यूचर में अब हम मास्टर्स के लिए अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में ट्राई करेंगे तो फिर हमें वहाँ पर बहुत दिक्कत होगा। तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि हमको वो कॉलेज में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। बट अदरवाइज एज अ स्टडीज़ के बेसिस पे वो कॉलेज ठीक था। ऑल्सो लाइब्रेरी के बारे में लाइब्रेरीज वगैरह भी अच्छा था। लाइक लाइब्रेरीज में हमको जो बुक चाहिए हम वहाँ जाके ले सकते थे। बट या फीस तो मैंडेटरी था वहाँ पर, जो हम संतोष भाई ने वो फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बोल दिया है। तो लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह भी अवेलेबल होता था, लाइक सब कुछ अवेलेबल होता था। एंड टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सब भी होता था हमारे कॉलेज में। म्यूजिक फेस्ट वगैरह हो गया, फूड फेस्ट वगैरह हो गया, या एग्रीकल्चर फार्मेसी वीक ये सब होता था। और स्पोर्ट्स वगैरह भी बहुत कुछ होता था। लाइक एज इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आई वुड रेट 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत होता था हमारे कॉलेज पे। ओवरऑल जितना भी मैं उस कॉलेज पे वो किया स्पेंड किया टाइम, तो इट वाज ओके फॉर मी एटलीस्ट। एंड पढ़ाई के विषय में भी इट इज़ गुड। लाइक आई वुड लव टू रेट 8 आउट ऑफ 10 बिकॉज स्टडीज़ आर ऑल्सो गुड। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप पढ़ने वाले हो तो इट्स डेफिनेटली गुड फॉर यू। लाइक फॉर अस, हम लोग तो अब एवरेज स्टूडेंट थे, तो हम लोग रेयरली लाइक आफ्टर सेकेंड ईयर तो हम लोग रेयरली क्लास अटेंड करते थे। बट फिर भी लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस बताओ तो इट वाज गुड फॉर मी। लाइक अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो मैं आप लोग को मना तो नहीं करूँगा, बट मैं बस ये बताऊँगा कि आप लोग पूरा ICAR अफिलिएशन है या अब किसी भी कॉलेज में जाओगे तो वहाँ का ICAR अफिलिएशन वगैरह किस में अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ अप्रूव्ड है, ये सब देखना पड़ेगा, आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग को वो
रिग्रेट हुआ था कि क्योंकि वो कॉलेज ICAR अफिलिएशन नहीं था, बस उसी में प्रॉब्लम हुआ था हम लोग का। तो अदरवाइज तो कॉलेज वाज ओके फॉर मी, बट स्टिल ये सब बातें बहुत ज़रूरी था आप लोग के लिए, तो इसीलिए हमने ये टॉपिक्स वगैरह भी रखा। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन एंड अभी लास्ट कंक्लूजन बाकी है। तो संतोष भाई कुछ बोलना चाहते इस बारे में? तो गाइस ऑन कंक्लूजन नोट में मैं जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी मेरे जूनियर्स हैं जो देहरादून आना चाहते हैं, तो मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी भी कॉलेज एडमिशन करने से पहले आप वहाँ पे पैसा जमा मत कराइए। आप आइए, कॉलेज विजिट करिए, 2-4 बातें करिए, कोई ज़्यादा आपको खर्चा नहीं आने वाला है। आप आके यहाँ पे विजिट करें, आप 2-4 कॉलेज घूमें, जो अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, जिनका रिव्यू अच्छा है, यहाँ आप खुद आके आसपास में आप हर किसी से पूछ सकते हैं, चाय वाले से पूछ सकते हैं, वहाँ पे जो फूड केटर्स वगैरह हो गए जो टिफ़िन लगाते हैं, आप हर किसी से आके यहाँ पे सवाल कीजिए। सवाल करने के बाद में आपको मतलब जो सेटिस्फैक्ट्री कॉलेज मिलेगा आप उसमें एडमिशन कीजिए, आपके बजट के हिसाब से कीजिए। तो पूरे उत्तराखंड में सिर्फ 2 ही है, एक तो सरकारी है और दूसरा ये ग्राफिक एरा है, इसमें ICAR एफिलिएशन है। अगर आप एग्रीकल्चर से करना चाह रहे हैं, मैं इतना रिकमेंड करूँगा कि आप कहीं भी कर रहे हैं, आप ICAR एफिलिएशन देखिए पहले, और दूसरा कॉलेज की कंडीशन देखिए कि आपके साथ रिग्रेट ना हो, ठीक है। आप हम जैसे मास्टर्स डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमारे मास्टर्स करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है, हमें टेढ़ा बेढ़ा हो के मास्टर्स में एंट्री करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी है। तो ऑन अ कंक्लूजन नोट कि आप कोई भी जल्दी ना करें, आप कौन से कॉलेज चूज़ कर रहे हैं, किस एरिया में जा रहे हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन देखिए, उस सिटी की हालत देखें, और बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप क्या करें, आप बच्चे को उस जगह में भेजें। और मेरा लाइव एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि कॉलेज आते 1 साल यहाँ पे पैसा बर्बाद करते, बीच में कॉलेज छोड़ देते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है। आई हैव सीन पीपल फ्रॉम नेपाल, people from North East India and different people from different regions of India। जैसे कोई जम्मू से आ रहा है, वो भी कॉलेज में 1 साल का फ़ी दे रहा है, कुछ टाइम में वो कॉलेज कर रहा है, उसके बाद वो कॉलेज छोड़ के जा रहा है। कॉलेज की कंडीशन देख के आप बहुत सारे पैसे लगा के आप कॉलेज छोड़ के जा रहे हो। बहुत माँ बापों का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख रुपये खर्चा हो जाता है। 1.5 लाख रुपये खर्चा होने के बाद बच्चा कॉलेज छोड़ के जा रहा है। 1.5 लाख कोई मामूली बात नहीं होती। आप जैसे जो लोअर क्लास के बच्चे आ रहे हैं, जिनके मतलब घर के पिताजी कम से कम 20-22 हज़ार रुपया कमा रहे हैं, तो उनके ऊपर ये एक काफ़ी बड़ा बर्डन है कि उनका बच्चा आके 1.5-2 लाख रुपए में मतलब कॉलेज कर रहा है, कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा, वो छोड़ के जा रहा है, कॉलेज कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो ये काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती है। तो इससे मतलब बच्चों के ऊपर भी एक तो टाइम की बर्बादी और पेरेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन। आप 1-1.5 लाख रुपया खर्चा कर रहे हो और बच्चा कॉलेज छोड़ के जा रहा है, ये काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होता है। और आप घटिया से घटिया कॉलेज भी पढ़ेंगे, कम से कम आपको 1-1.5 लाख रुपये तो कॉलेज का हो गया। और ऊपर से क्या हो रहा है कि आप जितने महीने यहाँ रहे, कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया, आप ट्रांसपोर्टेशन का दे रहे है ना, आप घर से आ रहे, घर जा रहे, सामान लेके आ रहे, फिर उसको आप क्या करोगे, पार्सल करोगे, या फिर आप क्या कर रहे हो, उसको ट्रेन में लेके जा रहे हो या फ्लाइट में लेके जा रहे हो, तो उन सब चीज़ों का खर्चा आता है। तो ऑन लास्ट नोट, आप कहीं भी एडमिशन करेंगे, सबसे पहले पेरेंट्स ये ध्यान रखें, जो भी गार्जियन वगैरह ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये ध्यान रखें कि आप क्या करें कि आप खुद इंश्योर करें कि कॉलेज कैसा है। आप आके देखें, यहाँ का माहौल देखें कितना स्ट्रिक्ट है, नहीं है। आप कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे अच्छे माहौल में पढ़े, जैसे आप कोटा का एग्जांपल ले लो, वो काफ़ी पढ़ने लिखने वाला माहौल, लेकिन देहरादून में मैंने ये माहौल नहीं देखा। देहरादून जैसे कोलकाता या फिर कोटा की तरह कॉम्पिटिटिव नहीं है। यहाँ पे बच्चे ऐसे ही बेल्ले घूम रहे, शाम को इधर उधर। पढ़ाई लिखाई के हिसाब से यहाँ पे बच्चे बहुत कम हैं, और प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई लिखाई का उतना प्रेशर नहीं होता है। बेसिकली उतना प्रेशर नहीं होता है, कोई भी बच्चा उतना मेहनत नहीं करता जितना सरकारी या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता, वो वाला यहाँ पे उतना माहौल नहीं मिलता है। बच्चे काफ़ी वेले घूमते हैं। तो जैसे कोई गार्जियन अगर बच्चों को पढ़ा रहा है, तो आप टाइम टू टाइम उनसे फ़ोन कीजिए,
बच्चों पे आपको भरोसा नहीं है तो क्या कीजिए, आप कॉलेज के डिपार्टमेंट से नंबर निकलवाइए। आप वहाँ पे पूछिए बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, बच्चा कॉलेज आ रहा है या नहीं, बच्चा कितना मार्क्स ला रहा है सेमेस्टर में, और या फिर ये जो इंटरनल एग्ज़ाम है उसमें बच्चों की परफॉर्मेंस कैसा है। ये सब क्वेश्चन आप पूछ के आप एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि ओवरऑल बच्चा, मतलब आप अगर 5-10 लाख रुपया कॉलेज के ऊपर खर्चा कर रहे हैं तो ओवरऑल बच्चा क्या कर रहा है। तो ये सब आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब रिव्यू ले सकते हैं बस। और इतना ही कहते हुए मैं दीपकार को थैंक करना चाहूँगा कि दीपकार ने मुझे ऐसे ऑडियो पॉडकास्ट के लिए उनके प्लेटफॉर्म में, मतलब उनके चैनल में मुझे आके मतलब एक मौका दिया। और मैंने ये स्क्रिप्ट बनाई थी बहुत दिन पहले, मैंने दीपकार से काफ़ी डिस्कशन किया ये वीडियो शूट करते हैं। तो मैं दीपकार को स्पेशली थैंक्स देना चाहूँगा, उनके साथ मैंने कोलैबोरेशन में ये वीडियो बनाया। उनका प्रश्न काफ़ी अच्छा था और काफ़ी वाजिब था, और ये काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं हमारे बच्चों के जो हम सीनियर से एक्सपेक्ट करते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, फिर भी वो क्या चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छे कॉलेज में पढ़े, तो ये उनका मतलब एक सपना रहता है। तो हमारा ये पॉडकास्ट उन्हीं पेरेंट्स के लिए है, उन्हीं बच्चों के लिए है जो मतलब एडमिशन लेना चाह रहे हैं। ओवरऑल कंडीशन देखें तो बीएससी एग्रीकल्चर छोड़ के आप बाकी कोर्स के लिए भी आप जैसे कॉलेज के बारे में और इनके एडमिशन या फिर कोर्स स्ट्रक्चर निकाल देंगे तो बाकी आसपास रहेगी। फी स्ट्रक्चर मैं नहीं बता सकता और आईसीआर एफिलिएशन नहीं बता सकता, और बाकी जो भी मतलब फाइन वगैरह मतलब कॉलेज के बारे में जितना बताया वो आसपास रहता है। तो इतना कहते हुए मैं कंक्लूजन नोट को यहीं एंड करना चाहता हूँ। बाकी दीपकार भाई साहब आपको जो ओवरऑल के बारे में बताएंगे, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफ़ी सारा मतलब एक्सपीरियंस के बारे में बताना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें मतलब मेरे को अलग अलग जाके, जैसे मैंने अलग अलग वेबसाइट में जाके चेक करना पड़ता है कितना खर्चा है, बाकी सारे कॉलेज के नाम निकलना, बहुत सारा मेहनत है। तो हमने काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो बनाया है। आप बेसिकली क्या करें कि ये वीडियो को खूब से खूब शेयर करें ताकि जो फ्रॉड स्कैम वगैरह हमारे साथ हुआ है वो बाकी बच्चों के साथ ना हो, आप एक अच्छा कॉलेज देख सकें। जैसे हमारे साथ जो भूल हुई है वो फर्दर कैरी ऑन ना हो। तो आप कोई भी कॉलेज में, कोई अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो उन पेरेंट को आप ये वीडियो सेंड करें, हमारा वीडियो उनको दिखाएं, हमारे मतलब ये पॉडकास्ट को उनको बोलिए कि बिना स्किप करे हुए देखें। और यहाँ पे हमने जितने सारे बातें की है उन सब के ऊपर वो ध्यान से मतलब अध्ययन करें कि क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हमारा बच्चा एक अच्छे कॉलेज में दाखिला हो सकता है। तो थैंक यू दीपकार, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। बस मैं इतना ही कहते हुए अपने वर्ड को यहीं रखना चाहता हूँ। थैंक यू। सो गाइस, फाइनली वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। सब कुछ हो गया। आप लोग को आज का एपिसोड कैसा लगा? लाइक इट्स नॉट कि मैं रोज करूँगा, दिस इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आई गेस, क्योंकि पॉडकास्टिंग थिंग इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू डू, एंड ये हमको करना चाहिए था बिकॉज दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो भी यहाँ से स्टूडेंट्स जाते थे देहरादून में बहुत प्रॉब्लम्स होते थे। सो दिस वीडियो वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स। ओवरऑल एक्सपीरियंस सब कुछ बता दिया हम लोग ने, एंड ये वीडियो का मेन मोटिव था कि आप लोग देहरादून कैसे जाइए, वहाँ जाके क्या करें, पढ़ाई स्टडीज़ कैसा है, ये सब के बारे में बोलना था, विच वी हैव ऑलरेडी डन इन दिस वीडियो। एंड आप लोग का ये सेशन कैसा लगा? एंड दिस वाज माय फर्स्ट टाइम, एंड संतोष का भी आई गेस फर्स्ट टाइम ही था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही लाइक इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि बहुत क्या बोलते हैं नॉलेज वाला थिंग था, नॉलेज वाला वीडियो था, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आज की वीडियो में। तो आई वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन, जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि दिस वीडियो हैज़ टू रीच टू द मोर पीपल, बिकॉज जो भी ऐसे स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो वो लोग के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू शेयर दिस वीडियो, एंड बस उतना ही बोलना चाहता हूँ आज के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा? तो डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट बिलो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक्स। सो या, दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय।